हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, कल तक हम लोगों ने गॉस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए थे, गॉस थ्योरम के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लिए थे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो बच्चों चलो देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम, बच्चों इंपॉर्टेंस भी है गॉस थ्योरम की थोड़ी। गॉस थ्योरम की इंपॉर्टेंस ये है, गॉस थ्योरम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कूलम्ब्स लॉ से इजी पड़ता है हमारा गॉस थ्योरम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। और बच्चों इसीलिए गॉस थ्योरम की इम्पोर्टेंस है। तो हम क्या कह सकते हैं इम्पोर्टेंस में, गॉस थ्योरम इज another method to find value of electric field rather than using कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ यूज़ करने की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, गॉस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। किस लिए यूज़ कर सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चों। अब एक बात और भी है, गॉस थ्योरम जो हमारी होती है बच्चों, वो केवल एप्लीकेबल होती है सिमेट्रिक बॉडीज से। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं नंबर 2, गॉस थ्योरम is applicable only on symmetric bodies। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक बॉडीज जब पर हमारी एप्लीकेबल है, मतलब हम लोग सिमेट्रिक बॉडीज गॉसियन सरफेस मान करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों गॉसियन सरफेस हम क्या क्या मान सकते हैं? तो गॉसियन सरफेस हमारा क्या मान सकते हैं? सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, क्योंकि जब हम एप्लीकेशंस निकालेंगे तो हमें एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस हम लोग क्या क्या मान सकते हैं स्टूडेंट्स? स्फीयर मान सकते हैं, सिलेंडर मान सकते हैं। इन दोनों के यूज़ से ही हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ देंगे और इजीली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। गॉसियन सरफेस क्या क्या मानेंगे हम लोग? सिलेंडर मान लेंगे और स्फीयर मान लेंगे। अब एक और बात लिख लेते हैं, बात यही है कि इम्पोर्टेंस क्या है गॉसियन सरफेस की, तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस की बच्चे इंपॉर्टेंस क्या है? गॉसियन सरफेस की बच्चे इंपॉर्टेंस है कि हम लोग गॉसियन सरफेस का एक चॉइस करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गॉसियन सरफेस में आ नहीं रहा क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ गॉसियन सरफेस क्या है? बाय अ क्लेवर चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस। इंपॉर्टेंस अगर पूछी जाती है बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ गॉसियन सरफेस क्या है, तो हम कह सकते हैं बाय अ क्लेवर चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस वी कैन easily फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना आप लोग लिख सकते हैं कि किसी भी गॉसियन सरफेस की क्लेवर चॉइस से हम ये खुद पता करेंगे कि गॉसियन सरफेस कैसा मानना चाहिए।
बच्चों अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ही एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। उसके लिए 2-3 बातें बतानी थी और 2-3 बातें और भी हैं, ये इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के लिए। तो बच्चों देखते हैं आगे। उसके लिए हमारी चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है वो देखेंगे हम लोग अब। चार्ज डेंसिटी क्या है, तो चलिए हेडिंग डालेंगे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। और बच्चों नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आज के नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये हमारे 3 टाइप की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 तरीके की बच्चों चार्ज डेंसिटी होती हैं। नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी, नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बच्चों हम लोग केवल डेंसिटी जानते हैं, जिसका मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हम लोग सिर्फ डेंसिटी जानते हैं और जिसका मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कोई भी चीज़ कितने वॉल्यूम में कितना मास रखती है, वो कितनी ज़्यादा भारी है किसी इक्वल वॉल्यूम में, तो वो हमारा हो जाता है डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी की। तो चार्ज डेंसिटी में हम ऐसे कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ले सकते हैं कि किस टाइप से हमारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी से मतलब होता है कि किसी लाइन पे हमारा किस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी से मतलब होता है कि किसी सरफेस पर हमारा किस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मतलब होता है किसी वॉल्यूम में किस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, ये हमारी होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इसका वैल्यू हमारी जो आती है वो Q/L आती है। अगर मैं बच्चों इसकी यूनिट पूछना चाहूँ तो कूलॉम पर मीटर हो जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट फीलिंग आ पा रही है बच्चों? मुझे लग रहा है नहीं आ पा रही। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। ये एक वायर है, ये एक वायर है और इस पर मान लो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट, और बहुत लंबा सा वायर है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस टाइप से। तो मैं ले लूँ कि भैया इसकी L लंबाई है और इस पर टोटल चार्ज है Q। इसकी लंबाई है L, टोटल चार्ज है इस पर Q। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इसकी 1 मीटर लंबाई पर कितना चार्ज होगा। तो अगर मुझे 1 मीटर लंबाई पर चार्ज पता होगा तो वही चार्ज हमारा आगे भी, अगर मैं कहूँ 2 मीटर लंबाई पर कितना होगा तो 1 मीटर वाले का डबल कर देंगे। फिर मैं कहूँ 3 मीटर लंबाई पर क्या होगा तो 1 मीटर वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यही कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, हर मीटर लंबाई में कितना चार्ज है वो हमारा क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, टोटल चार्ज Q है, L लंबाई है, तो हमारा क्या आ गया 1 मीटर लेंथ पर चार्ज इतना ही तो होगा। अब मैं कहूँ बच्चों 1 मीटर लेंथ पर इतना है तो K मीटर लेंथ पर कितना होगा, तो KQ/L कर दो, ये हमारा K मीटर लेंथ पर आ जाएगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, Q/L हमारा क्या है, हर 1 मीटर लंबाई पर कितना चार्ज है। 1 मीटर में कितना है तो उसका, अगर मैं 10 मीटर का पूछना चाहूँ तो अगर मैं 10 लैम्डा लिख दूँ तो वो 10 मीटर लंबाई का चार्ज हो जाएगा। और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो चार्ज डेंसिटी हम लोग निकालते हैं वो कब निकालते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तब। जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तब हम लोग चार्ज डेंसिटीज निकालते हैं, मतलब चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। चलिए बच्चों, ये हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा किसके लिए आ जाता है? एरिया के लिए आ जाता है। जैसे ये हमारा एक एरिया है, इस पर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब उल्टा सीधा नहीं है, यूनिफॉर्मली एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है हमारा चार्ज इस पर। अब मान लो इस जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया है बच्चों A, इस पर चार्ज है Q। अब मैं पूछूं पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है, पर मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज है, तो मैं क्या कह सकता हूँ Q/A। ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। मैं यहाँ कह सकता हूँ चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में हमारा कितना चार्ज है, ये हमारी आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये होती है सिग्मा, और मैं इसको लिख सकता हूँ Q/A, कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर एरिया आ गया तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। मतलब अब ये जो एरिया हमारा आया है ना बच्चों, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया का चार्ज आया है। चार्ज डेंसिटी हमारी होगी Q/A। तो ये पर मीटर स्क्वायर की कितना चार्ज है, ये उसका एरिया है, तो सिग्मा इक्वल्स टू हमारा आ गया Q/A। तो अब ऐसे ही मैं कहूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, तो अब मान लो मैंने एक स्फीयर ले लिया ऐसे करके, स्फीयर समझ रहे, बॉल जैसी। अब बॉल के वॉल्यूम में भी तो चार्ज मैं भर सकता हूँ, सॉलिड है भाई, तो मैंने सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरे में अंदर अंदर से लेके बाहर अंदर तक सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ इसका वॉल्यूम है V, इस पर चार्ज है टोटल Q, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मैं क्या कह सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इसका फॉर्मूला आएगा Q/V, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, Q/V हमारा आ गया। तो बच्चों 3 तरीके की हमने चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इनके एप्लीकेशंस पर, जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के। तो चलिए बच्चों देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ये बच्चों कॉन्सेप्ट थे जो आपको आने चाहिए। कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है इस पर कि व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें भाई। अब जो कि डेरिवेशन हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की, उसमें भी इसका यूज है। तो चलिए बच्चों देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के बच्चों एप्लीकेशंस क्या होंगे हम लोग वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसमें पहला एप्लीकेशन तो यही है बच्चों, मैंने अभी अभी बताया था कि गॉस थ्योरम का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो पहला एप्लीकेशन तो यही आता है कि कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव करके दिखाओ गॉस थ्योरम से। तो चलिए पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। डेरिवेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की डेरिवेशन क्या होगी बच्चों, देखो मैं आपको थ्योरी इसमें नहीं लिखा रहा हूँ, मैं नोट्स दे दूंगा, उसमें से आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरी बात अब लिख नहीं रहा, उसमें टाइम ख़राब हो जाता। फिर मैं कल खुद वीडियो देखी तो वीडियो बड़ी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें समझा नहीं पाई उसमें। चलिए बच्चों देखते हैं, हमें निकालना है
डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो भैया डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्फीयर मान लेंगे। तो एप्लीकेशंस में चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इस डेरिवेशन के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे कूलम्ब्स लॉ प्रूव करना है। तो बच्चों कूलम्ब्स लॉ में पता है क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही तो कूलम्ब्स लॉ होता है। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर एक स्फीयर लूँगा और इस स्फीयर के सेंटर पर मैं एक चार्ज रख दूँगा। मैंने एक स्फीयर लिया और इस स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज रख दिया। तो बच्चों स्फीयर के सेंटर पर चार्ज रखने पर क्या होगा कि यहाँ से ये इससे स्मॉल r डिस्टेंस रेडियस मान ली मैंने इस स्फीयर की, और मैंने क्या किया, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक चार्ज और रख दिया Q2। ठीक, अब मान लिया मैंने इस पर जो Q1 चार्ज की वजह से, ये Q1 चार्ज मैंने मान लिया, Q1 चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, मैंने कुछ मान लिया भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलने वाला इससे E है। ठीक है बच्चों, तो इस Q2 चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, आप याद करिए, किसी जब चार्ज को हम लोग किसी E इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देते हैं तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू QE होता है। भाई जब हम किसी चार्ज Q को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है F इक्वल्स टू QE। तो बच्चों हमने यही माना इस Q1 की वजह से कुछ फ्लक्स निकल रहा होगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू Q2 इंटू E। अब मेनली जो गॉस थ्योरम यूज होती है वो होती है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर एरिया लेना चाहूँ, ये एक स्फीयर लिया था हमने, तो जो एरिया की डायरेक्शन होगी बच्चों छोटे से एरिया की, वो यही तो होगी जो ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी। समझिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ एक स्फीयर में, तो जो ई वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसी डायरेक्शन में तो एरिया होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल बिटवीन DA वेक्टर एंड E वेक्टर इक्वल्स टू 0 है भैया। मतलब थीटा में क्या ले सकता हूँ, 0। अगर मैं बात करूँ इस छोटे से एरिया से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू DA। तो भैया DA से निकलने वाला हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, DA फाई E इक्वल्स टू हो जाएगा D फाई E सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDA कॉस थीटा। किसी छोटे से एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ EA कॉस थीटा होता है। बच्चों अगर मैं छोटे से हमने निकाला था ना, तो यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा क्योंकि हमने छोटे से निकाला था EDA कॉस थीटा। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूँ तो दोनों तरफ मुझे डेरिवेशन करनी पड़ेगी, तो फाई S आ जाएगा हमारा EDA कॉस 0। सही, क्योंकि थीटा यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 0, क्योंकि हमने बोल दिया बच्चों E और DA के बीच का एंगल क्या रहेगा, 0, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अब बच्चों देखो फाई निकालने के लिए हमने सरफेस इंटीग्रल किया, E तो हमारा कांस्टेंट है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो बच्चों हमें इंटीग्रेशन का करना पड़ेगा केवल DA वेक्टर का। अब आप ये सोचिए एक स्फीयर है और स्फीयर में हमने छोटा सा एक सरफेस सैंपल लिया था सर एरिया का, तो टोटल एरिया इसका क्या बनेगा जा करके, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, फाई हमारा आ गया E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि ये जो एरिया है ये टोटल एरिया हमारा स्फीयर का ही तो होगा। बच्चों मैंने सबसे पहले क्या लिखा, इस Q1 को यहाँ माना, Q2 को यहाँ माना, फिर मैंने क्या माना, Q2 जो है एक गॉसियन सरफेस पर रखा हुआ है और Q1 उस गॉसियन सरफेस के सेंटर पर रखा हुआ है, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा
ई और डी ए वेक्टर हमारा ये हो जाएगा। तो इस पर लगने वाला फोर्स हमने निकाल लिया क्यू वी। फिर मैंने कहा ई और ए के बीच का एंगल थीटा 0 हो गया। अब हम जानते हैं किसी सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटे से सरफेस से निकलने वाला डी ई डी ए कॉस थीटा होगा। तो फाई ई हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, ए हमारा आ गया पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, गॉस थ्योरम कहती है कि बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला होता है वो 1/ε0 × Q होता है। अब गॉस थ्योरम भूल मत जाना, गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका 1/ε0 टाइम्स होता है जो उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब आप ये देखिए, ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। इसको मैं 1 डाल दूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सो ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्या बनेगा, E × 4πr² 1/ε0 × Q1। तो 4π अगर मैं इसके साथ ले आऊँ, R इसके साथ ले आऊँ, E = हमारा आ जाएगा 1/4πε0 Q1/r²। बच्चों देखो, एक बात मैं यहाँ पर भी देखूँ, ये E जो निकल के आया एक Q1 चार्ज की वजह से स्मॉल r डिस्टेंस पर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल करके आई। देखो 1/4πε0 Q/r², ये वो ही तो होता है फॉर्मूला जो Q चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर। तो हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से वो भी निकाला। अब बच्चों देखो, अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं F = क्या लिख सकता हूँ, Q2 × E लिख सकता हूँ। तो Q2 × E की वैल्यू क्या आई, 1/4πε0 Q1/r²। अब Q2 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमारा आ गया कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ की डेरिवेशन आ गई भैया, या कूलॉम्स लॉ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन आ गई। तो सब बच्चों को समझ में आई क्या, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या हुआ। हमने बच्चों सबसे पहले Q1 चार्ज माना, एक Q2 चार्ज माना, Q1 से r डिस्टेंस पर उस Q2 को रखा, Q2 से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस मान लिया। फिर हमने लिखा इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो Q2 × E आ गया। अब बच्चों मैंने कहा E और A के बीच का एंगल 0 है, तो मैंने कहा इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो EA cos थीटा हो गया। तो फ्लक्स हमने किसकी वजह से निकाला, इस सरफेस पर फ्लक्स निकाल लिया। फिर हमने कहा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकाल लो, मतलब हमने पहले इससे निकलने वाला फ्लक्स के फॉर्मूले से फ्लक्स निकाला, फिर गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकाला और दोनों के फ्लक्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, हमारा कूलॉम्स लॉ प्रूव हो गया। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? हटा दूँ, एक और एप्लीकेशन करेंगे कूलॉम्स लॉ का, सॉरी कूलॉम्स लॉ का नहीं, गॉस थ्योरम का। वन मोर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। लुक एट द व्हाइट बोर्ड एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग plane sheet. Electric field at a point due to an infinite long sheet. इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी देखेंगे। ये मान लिया मैंने एक शीट है, शीट किसी की भी हो सकती है भैया, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने माना सिग्मा है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस शीट पर तो मैं क्या कह सकता हूँ, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भैया ये शीट है, शीट पर कैसी होगी, हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, जो अभी अभी मैंने पढ़ाया
तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने माना बच्चों सिग्मा, और इसका टोटल एरिया मैंने मान लिया बच्चों ए, और लेकिन मैंने बोल रखा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो बच्चों इनफाइनाइटली लॉन्ग तो बहुत बड़ी हो गई, तो इस पर मान लो Q बाई ए हमारा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी, ठीक है। पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज हमारा आता है, सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई ए। अब मैंने कहा था हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस मानना पड़ता है। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो बच्चों आप लोग याद रखेंगे प्लेन शीट की वजह से जब भी हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग गॉसियन सरफेस मानेंगे एक सिलेंडर। क्या मानेंगे बच्चों, एक सिलेंडर मानेंगे। तो एक सिलेंडर मानेंगे तो हमने क्या मान लिया, एक सिलेंडर मान लिया। ये अंदर से जा रहा है, समझ में आया बच्चों। मैंने क्या किया कि एक प्लेन पेपर है, आप ऐसे मान लो, काम कर रहा है, चलो कोई नहीं। ये एक प्लेन पेपर है, इस पर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी वजह से हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर माना जो इसके अंदर से पास हो रहा है, ऐसे करके इसके अंदर से एक सिलेंडर पास हो रहा है, तो हमने वो मान लिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब इसकी वजह से, चार्ज की वजह से जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कुछ इस टाइप से जा रहा होगा, इधर भी इसी टाइप से जा रहा होगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, इस टाइप से फ्लक्स होगा। तो बच्चों फ्लक्स निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम 3 टाइप के एरिया लेंगे। पहला एरिया तो ये वाला सर्कुलर एरिया, यहाँ से पास होने वाले फ्लक्स को हमने क्या माना, φ1। दूसरा ये वाला एरिया, इस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स हमने माना φ2। और तीसरा एरिया बच्चों इसका CSA है, सिलेंडर का CSA। ये जो सिलेंडर है ना, ये इसके अंदर से पास हो रहा है, तो इसका CSA भी तो होगा, ये भी तो सरफेस आ गया, तो इसके इस CSA को पास होने वाला फ्लक्स हमने मान लिया φ3। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्लोज्ड सरफेस से एक सिलेंडर से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 होगा, क्योंकि गॉस थ्योरम कहती है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 इनटू Q। मैंने क्या माना, एक सिलेंडर माना, और इस सिलेंडर का ये सर्कुलर एरिया मैंने क्या माना हुआ है बच्चों, A। तो अब सब बच्चे देखेंगे कि जो φ1 होगा, पहले तो फाई का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, EA cos थीटा होता है, ठीक। अगर मैं φ1 मानूं तो बच्चों देखो A वेक्टर की डायरेक्शन यही होगी, तो φ1 हमारा हो जाएगा EA। मैंने इसका एरिया बच्चों A माना हुआ है, दोनों तरफ इधर भी A होगा, इधर भी A होगा, और इनके बीच का एंगल बच्चों क्या हो जाएगा φ1 का, EA cos 0 होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं φ2 लिखना चाहूँ तो ये भी इसी टाइप हो जाएगा, देखो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में एरिया, इसी डायरेक्शन में हमारा E, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, EA cos 0। अब अगर मैं बात करूँ φ3 की, तो φ3 क्या बनेगा बच्चों, देखेंगे φ3 के लिए बच्चों E तो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन A कहाँ जा रहा है, एरिया हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आया, 90। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, EA cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 0, देन φ3 हमारा क्या हो गया, 0। अब हम कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई, ये हमारा बचेगा बच्चों φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा किसके इक्वल होता है, 1/ε0 इनटू जो इसके अंदर चार्ज है। तो मैंने मान लिया भैया इसके अंदर चार्ज है हमारा क्या, Q चार्ज है, इस एरिया के अंदर हमारा केवल Q चार्ज आ पाया है, तो फाई हमारा होगा 1/ε0 इनटू Q। φ1 की वैल्यू EA प्लस φ2 की वैल्यू EA, φ3 हमारा आ गया बच्चों 0, ये आ गया 1/ε0 इनटू Q। तो बच्चों यहाँ से क्या बनेगा हमारा, यहाँ से जो बना वो देखेंगे
यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, ई ए और ई ए, 2EA, और ये हमारा आ गया 1/ε0 इंटू क्यू। तो बच्चों हमें निकालना है EA, तो 1/ε0 अपॉन Q अपॉन 2A हम लोग लिख सकते हैं। और बच्चों Q अपॉन A क्या होता है, Q अपॉन A हो गया हमारा सिग्मा, तो 1/ε0 सिग्मा अपॉन 2, तो हमारा E आ गया सिग्मा अपॉन 2/ε0, सिग्मा अपॉन 2/ε0। तो बच्चों किसी प्लेन पेपर शीट की वजह से उससे कुछ डिस्टेंस पर या कितनी भी डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो सिग्मा अपॉन 2/ε0 आया है। तो बच्चों यहाँ से एक बात हमें समझ में आई, सिग्मा अपॉन 2/ε0 है, सिग्मा भी कांस्टेंट, ε0 भी कांस्टेंट। तो किसी भी प्लेन पेपर शीट से हम लोग यहाँ पर निकालें, यहाँ पर निकालें, यहाँ पर निकालें, कहीं भी निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन पेपर शीट। मैंने यहाँ पेपर वर्ड लिख दिया, किसी की भी शीट हो सकती है, प्लेन शीट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। 2 एप्लीकेशंस और हैं इसके, अब मैं वो कराऊंगा कल की लास्ट वीडियो में, और कल का लेक्चर जो होगा वो इसका लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर का। तो ध्यान से बच्चों देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।